नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में एकायतीन सच्चा हीरा कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों, सच्चा हीरा कहानी के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो वह निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, सच्चा हीरा कहानी में क्या है, व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म जो है, इस कर्म को महत्व दिया गया है। ज्ञान के साथ साथ हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए। अच्छे विचार और अच्छे ज्ञान जो है वो हमारे आचरण में लाएंगे तो हमारा ज्ञान सार्थक बन जाएगा। अच्छे आचरण के बिना हमारा जीवन जो है वो बच्चों निरर्थक कहलाएगा। इस बात को इस कहानी के माध्यम से हमें प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों देखो, सूर्य अस्त रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। बच्चों, यहाँ चहचहाना अर्थ होता है चहकना। नीड यानी घोंसला होता है। तो सूर्य अस्त हो रहा था। इसी समय पक्षी जो है वो चहचहाते हुए अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां जो है पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी थी। बच्चों, चल पड़ना यानी मुहावरे का अर्थ होता है आरंभ होना, गमन करना। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। तो बच्चों, यहाँ मुहावरा है इधर उधर की बातें करना। उसका अर्थ होता है गप्पे लगाना। तो क्या होता है बच्चों, पानी भरकर कुछ स्त्रियां जो है अपने घर की ओर लौट गई थी, लेकिन उनमें से 4 जो स्त्रियां हैं बच्चों, वो क्या करती है, कुएं की पक्की जगह पर, जगत यानी कुएं की पक्की जगह जिसे कहा जाता है जगत, वहाँ बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगती है। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुँची। बातचीत करते करते सभी स्त्रियां क्या करती है बच्चों, अपने अपने बेटों पर बात पहुँच जाती है। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। उनमें से एक की जो उम्र है, एक स्त्री की उम्र जो है सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो बच्चों, यह चारों स्त्रियां बैठी हुई थी। उनमें से एक सबसे बड़ी जो स्त्री है, वो सबसे बड़ी स्त्री क्या कहती है कि भगवान सबको मेरे बेटा जैसा बेटा दे। मेरा बेटा क्या है, लाखों में एक है। बच्चों, यह मुहावरा है लाखों में एक होना, यानी अर्थ होता है विशिष्ट होना। कंठ यानी आवाज़ होता है बच्चों, गला होता है। मधुर यानी सुरीला। तो मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ जो है बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। बच्चों, यहाँ कोयल और मैना भी चुप करना यानी मधुर स्वर में गाना होता है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव यानी लगाव से सभी लोग क्या करते हैं, उसका गीत जो है वो सुनते हैं। तो बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि सभी स्त्रियाँ, गांव की सभी स्त्रियाँ सुबह में कहाँ चल पड़ी। तो गांव की सभी स्त्रियाँ
कहाँ चल पड़ी थी बच्चों? पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। दूसरा प्रश्न है कि चारों स्त्रियां कहाँ बैठकर बातें करने लगी? तो चारों स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर वह बातें करने लगी। बच्चों यह प्रश्न होता है कि स्त्रियों की बातें किसके बारे में चल रही थी? तो स्त्रियों की बातें अपने अपने बेटों के बारे में चल रही थी। और बच्चों यहाँ दूसरा प्रश्न है कि पहली स्त्री के बेटे की क्या विशेषता थी? तो पहली स्त्री के बेटे की यह विशेषता है कि उसका कंठ जो है वो बहुत ही मधुर है। और बच्चों यह प्रश्न होता है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री जो है अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करती है? तो बच्चों उत्तर है कि भगवान सबको पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यह पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा था। बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से भी बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ जो बड़े बड़े दो पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ जो सुबह सुबह में क्या है बच्चों? तब पक्षी जो है वो क्या करते हैं? चहचहाते हुए वह अपने अपने घोंसले की ओर जा रहे थे। यहाँ एक बड़ा सा कुआं नजर आता है। यहाँ पक्की जगह पर, कुएं की पक्की जगह पर क्या है बच्चों के 3 स्त्रियां जो है वो बैठकर बातें कर रही है। और वहाँ एक स्त्री जो है वो क्या करती है? पानी से यानी घड़ा भर रही है। तो चित्र के माध्यम से भी बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं। आगे देखो, उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। बच्चों पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। यह सुनकर दूसरी स्त्री जो है उसके मन में भी यूँ हुआ कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूँ। प्रशंसा यानी तारीफ। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बच्चों यहाँ मुहावरा है बराबरी करना यानी मुकाबला करना। तो मेरे बेटे की मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर था। बच्चों शक्तिशाली उसका अर्थ होता है बलवान। तो मेरा बेटा बहुत ही बलवान है। वह बड़े से बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। बच्चों पछाड़ देना उसका अर्थ होता हरा देना। वह आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक युग का भीम होना यानी बच्चों बहुत बलवान होना। तो दूसरी स्त्री जो है अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा था। बच्चों ये भी प्रश्न होता है कि दूसरी स्त्री ने बेटे की क्या विशेषता थी? दूसरी स्त्री के बेटे की विशेषता क्या थी बच्चों? तो वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर था। और ऐसा है कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। आधुनिक युग का भीम है। यह दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा था। आगे देखो, यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? वह बोल उठी। बच्चों क्या है? दोनों स्त्री जो है वो अपने अपने बेटों की प्रशंसा करती है। यह प्रशंसा सुनते ही तीसरी स्त्री जो है तीसरी स्त्री के मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने बेटे की प्रशंसा करूं।
कहते कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बच्चों क्या कहते हैं? साक्षात यानी प्रत्यक्ष, बृहस्पति यानी देवों के गुरु। मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। बच्चों निवास यानी वास। तीसरी स्त्री जो है वो अपने बेटे के बारे में कहती है बच्चों कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। बच्चों यह प्रश्न होता है कि तीसरी स्त्री की बेटे की क्या विशेषता है? तो तीसरी स्त्री के बेटे की विशेषता है कि उसके कंठ में सरस्वती का वास है। और ऐसा प्रश्न है कि तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो बच्चों क्या कहा था कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है वह एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। आगे देखो बच्चों, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। तीनों औरत जो है बच्चों अपने अपने बेटों के बारे में प्रशंसा करती है। उसमें से चौथी औरत जो है वो चुपचाप बैठी थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री उसे टोकते हुए कही, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। क्या करते हैं बच्चों कि तीनों स्त्रियां जो है अपने अपने बेटों की प्रशंसा करते हैं। उसमें से चौथी स्त्री जो है वो चुपचाप बैठे थे। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसी समय पहली स्त्री जो है बच्चों वो क्या कहती है, उसे टोकते हुए कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप है? तुम अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कह दिया, मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करूं? मैं मेरे बेटे की तारीफ कैसे करूं? वह तो न है गंधर्व सा गायक, न भीम जैसा बलवान है और न बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है। चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में परिचय देते हुए क्या कहती है बच्चों? तो मेरा बेटा जो है मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह तो न गंधर्व जैसा गायक है, न भीम जैसा बलवान है, न ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है। तो मैं अपने बेटे की प्रशंसा कैसे करूं? चौथी स्त्री ने अपने बेटे के परिचय देते हुए कहा था। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। अपनी माँ की ओर उसे कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चों कुछ समय बाद जब वे सब क्या करते हैं, घड़े सिर पर रख लेते हैं और घर की ओर लौटने लगते हैं, तभी किसी गीत का मधुर आवाज़ सुनाई दी। सुनकर पहली स्त्री कहती है कि सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री ने अपने बेटे को क्या माना था बच्चों? क्या कहा था? तो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी। इसी समय लड़का गीत गाता हुआ इसी रास्ते से आगे निकल जाता है। अपनी माँ की ओर ध्यान भी नहीं देता है। इतने में क्या होता है बच्चों कि दूसरी स्त्री जो है, इस स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना से निकल गया। क्या होता है बच्चों कि दूसरी स्त्री जो है वो दूसरी स्त्री क्या करती है कि पहली स्त्री अपने बेटे के बारे में बता रही थी और वह बेटा जो आता है और अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना वहाँ से निकल जाता है।
इतने में दूसरी स्त्री का बेटा जो है वो भी इधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री देखकर गर्व से बोलती है कि देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, शक्ति सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसी समय क्या होता है बच्चों, सामर्थ्य यानी बल, बराबरी यानी तुलना होता है। तो इसी समय वह लड़का जो है वह यह माँ जो है वो लड़के के बारे में बता रही थी कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्य है कि उसकी बराबरी तुलना कोई नहीं कर सकता। वह कह ही रही थी तो उसका बेटा जो है माँ की ओर ध्यान दिए बिना वहाँ से आगे निकल जाता है। आगे है, वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। दोनों स्त्री के बेटे जो है वो बेटे के बारे में वह बताती है और उसके बाद वह आगे निकलते हैं। इसी समय अचानक ही क्या होता है, तीसरी स्त्री का बेटा जो उधर संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकलता है। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा, देखो यही है मेरे गोद का हीरा, उसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है। क्या है बच्चों कि तीसरी स्त्री जो है, इस तीसरी स्त्री का बेटा भी इधर से क्या होता है कि संस्कृत का श्लोक का पाठ करता हुआ आगे निकलता है। उच्चारण ने ऐसा लग रहा था उसके कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तीसरी स्त्री जो है वो आनंदित हो जाती है और आनंदित स्वर में कहती है कि देखो यह मेरा गोद का हीरा है, उसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और देखे माँ को देखे बिना वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बच्चों यह प्रश्न होता है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे को क्या कहा था, तो उन्होंने हीरा कहा था और दूसरी स्त्री ने क्या कहा था, लाडला बेटा कहा था ना। तीसरी स्त्री ने कहा था कि मेरे गोद का हीरा। वह अभी थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक इधर से आ निकला। तीनों स्त्री अपने घर जा रहे थे तो इसी वक्त बच्चों क्या होता है, तीनों स्त्री के बेटे जो है वो इस रास्ते से ही गुजर रहे थे और तीनों स्त्री अपने अपने बेटों की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन माँ के और ध्यान दिए बिना ही तीनों जो लड़के हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी ही दूर जाते हैं तो चौथी स्त्री का बेटा अचानक वहाँ आ जाता है और इधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल। तो चौथी स्त्री का बेटा जो है बहुत सीधा साधा सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रकृति यानी बच्चों स्वभाव होता है। यह देखकर चौथी स्त्री कहती है कि बहन यही है मेरा लाल। चौथी स्त्री ने अपने बेटे को क्या कहा, लाल कहा था। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि चौथी स्त्री ने यहाँ बच्चों प्रश्न होता है कि चौथी स्त्री का बेटा जो है वो बेटे की विशेषता क्या थी। तो चौथी स्त्री के बेटे की विशेषता है कि वह सीधा साधा और सरल प्रकृति का था और उसके आचरण में शिष्टता व कर्तव्य भावना थी चौथी स्त्री के बेटे में। बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ कुआं जो है, यहाँ पेड़ है। पहले दृश्य में भी हमने बच्चों देखा था। यह चारों स्त्रियाँ जो है अपने घर की ओर जा रही है पानी के घड़े लेकर। उसी समय क्या होता है बच्चों, चारों स्त्रियाँ अपने अपने बेटों के बारे में बता रहे थे। इधर रास्ते से ही चारों स्त्रियों के जो लड़के हैं वहाँ से निकलते हैं और सभी माँ अपने अपने बेटों की प्रशंसा करते बोलती है। फिर भी चारों बेटों ने अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना वहाँ से आगे निकल जाते हैं। लेकिन चौथी स्त्री का बेटा जो है वो चौथी स्त्री का बेटा वहाँ आ जाता है और अपनी माँ को देखकर उसके पास वहीं सामने आ जाता है।
यह बच्चों हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। और क्या करता है, वह अपनी माँ से पानी से भरा हुआ घड़ा जो है वो घड़ा मांग रहा है। और चारों स्त्रियों की बातें जो है वो कौन सुन रही है, एक वृद्ध महिला। यह चित्र के माध्यम से भी हम बच्चों देख सकते हैं। तो देखो आगे, चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ से सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री क्या करती है बच्चों, चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही, अपने बेटे के बारे में बता रही थी। उसका बेटा इतने में ही उसका बेटा जो है पास में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ से देखकर रुक जाता है और कहता है कि माँ लाओ तुम्हारा घड़ा पहुँचा दो। मना करके पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा हुआ घड़ा जो है वो अपने सिर पर रखा और वह लड़का घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन तीनों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। तो बच्चों इसी समय क्या होता है कि वह तीनों स्त्रियां जो है, तीनों स्त्रियों बड़े आश्चर्यचकित से चौथी स्त्री के बेटे को देखती है। क्यों देखती है बच्चों, तो तीनों स्त्रियों के बेटे जो है उसके बारे में तीनों स्त्रियां प्रशंसा कर रही थी। और इसी समय तीनों स्त्रियों के लड़के जो उसके पास वहाँ से गुजरते हैं लेकिन उसके पास भी नहीं आते हैं और माँ को और ध्यान दिए बिना वहाँ से निकल जाते। लेकिन चौथे स्त्री का जो लड़का है वो क्या करता है, माँ के सामने आता है और माँ के सामने आकर वो माँ के सिर पे रखा जो घड़ा है पानी का वो अपने सिर पर रख लेता है और घर की ओर चल पड़ता है। यह देखकर आश्चर्यचकित में पड़ जाती है। इस समय एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोलती है, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। इस समय क्या होता है बच्चों, बहुत देर से इन औरतों के पीछे पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी एक वृद्ध महिला। वो पास आकर कहती है, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। बच्चों सच्चा हीरा यानी उसका अर्थ होता है, सच्चा हीरा का अर्थ होता है अच्छा आदमी होना। तो यह वृद्ध महिला क्या कहती है, वही तो एक अच्छा आदमी है। तो बच्चों हमने सच्चा हीरा यानी अच्छा आदमी, इस कहानी के बारे में हमने समझ लिया। अब हम सच्चा हीरा कहानी के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो बच्चों देखो, प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न एक है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने माँ से सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। इस स्त्री के बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। आगे बच्चों देखो, प्रश्न 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद कर सकते हैं? आप अपने घर में अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद कर सकते हैं? तो उत्तर है बच्चों, मैं अपने घर में माताजी को रसोई घर में मदद करती हूँ। माताजी को चीज़ मुझसे मंगवाती है उसे मैं देती हूँ। सब्जी काट देती हूँ, घर की चीज़ें यथास्थान रखती हूँ, घर साफ करने में मदद करती हूँ, कपड़े लेकर अलमारी में रख सकती हूँ। मैं अपने माता पिता के सभी काम करती हूँ।
प्रश्न 3, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता? उत्तर है बच्चों, आदमी ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना से सच्चा हीरा बन सकता है। आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए। क्या है बच्चों? निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले जो शब्द का अर्थ है इसे शब्दकोश में ढूंढकर लिखना है। पहला है बपोती। बपोती शब्द के बाद में तुरंत आने वाला जो शब्द है बच्चों, बपोती का अर्थ क्या है? बापी की जायदाद। और उसके बाद बफारा यानी दवा डालकर दिया जाने वाला नाश। तो यहाँ क्या है बच्चों? ब, उसके बाद प। तो इसी प्रकार उसके बाद तुरंत आइए तो ब, उसके बाद क्या है? फ, बफारा। दूसरा है व्यथा। व्यथा यानी पीड़ा, दुख होता है। दूसरा है व्यथित। व्यथित यानी दुखी। तीसरा है नियति। नियति यानी भाग्य, नसीब। नियत यानी नियम। चौथा है प्रतिभा, असाधारण बुद्धि शक्ति। दूसरा है प्रतिभू, जामीन। पांचवा है शौर्य। शौर्य यानी शूरवीरता। दूसरा है बच्चों शोहर, स्वामी या मालिक। छठा है रुचि। रुचि यानी इच्छा, भाव। रुचिकर यानी सुंदर, प्रिय। सातवां है बांटना। बांटना यानी बंटवारा करना। दूसरा है बाटा यानी हिस्सा। आठवां है श्रमा। श्रमा यानी माफी। दूसरा है श्रमी यानी श्रमावान। नौवां है उद्यान। उद्यान यानी बाग होता है। और दूसरा है उद्यापन यानी पूर्णाहुति का जश्न। 10वां है अमन। अमन यानी सुख चैन, सुख शांति होता है। दूसरा है अमर। अमर यानी देव। तो बच्चों यह शब्द दिए गए हैं, इसके बाद तुरंत ही आने वाले जो शब्द है इसका अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर यहाँ लिखना है। आगे प्रश्न 3 है, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाए। कहानी की चर्चा करनी है बच्चों और लिखना है। तो राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बुढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो बच्चों सीख है, शीर्षक है उसका सुख का राज। सुख का राज। हम कहानी के बारे में देखते हैं कि एक राजा था। एक दिन वह बीमार हो गया। राजा की बीमारी के इलाज के लिए कई वैद्य बुलाए गए। कई वेदों की दवा से भी राजा की बीमारी दूर न हुई। राजा रात दिन चिंतित रहने लगा। राजा के हालचाल जानने के लिए कोई लोग आते जाते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से बातचीत की कि वह समझ गया कि राजा को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बिना परिश्रम वे बीमार पड़ गए हैं। उसने राजा से विनती की, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनोगे तो आपकी बीमारी जरूर चली जाएगी। राजा बूढ़े अनुभवी की बात मानकर किसी सुखी आदमी का कुर्ता खोजने निकला। राजा सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था। इतने में उसने एक किसान को काम करते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों सुखी हो, कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? किसान ने बताया कि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर सारा दिन अपना काम करता हूँ, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ, यानी कभी बीमार नहीं होता हूँ। राजा किसान की बात समझ गए। घर आकर सुबह से शाम तक अपना काम करने लगे और इसकी बीमारी चली गई। तो बच्चों
इस कहानी में क्या है, सुख का राज, यानी हमें जीवन में अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। हमें हमेशा के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हम परिश्रम करते ही रहते हैं तो बच्चों क्या होता है, हमें सुख शांति मिलती है। सफलता तो मिलती है, साथ में क्या है कि सुख शांति मिलती है। हम जब काम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो यह सीख हमें यहाँ से इस कहानी के माध्यम से मिलती है। चलो उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। यहाँ बच्चों दिया गया है, पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं उनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रहे थे। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर इसी समय आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ और उसने कहा कि महल की सभी खिड़कियां खोल दी जाए। और जब खिड़कियां खुल गई तो बाहर से मधुमक्खियां असली फूलों की माला पर आकर बैठने लगे। और बुद्धिमान दरबारी ने बताया कि आपके बाएं हाथ में जो माला है जिस पर मधुमक्खियां मंडरा रही है वह असली फूलों की माला है। सभी दरबारी अचंभे में पड़ गए। आए हुए दरबारी ने भी उसकी प्रशंसा की। राजा ने उसे भेंट देकर शाबाशी दी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि संकट के समय भी धैर्य और चतुराई से काम किया जाए तो अवश्य हमें सफलता मिलती है। तो बच्चों, यहाँ क्या है कि हमें असली माला जो है इस माला के बारे में ढूंढना है और माला को ढूंढ कर यहाँ बताना था। तो एक दरबारी जो है वो दरबारी क्या करता है, असली माला जो है संकट के समय यानी अपने धैर्य और चतुराई से काम करता है जो असली माला है उसे ढूंढकर अपनी बुद्धि से ढूंढ लेता है और उसे बताता है। और दरबारी यह देखकर सभी दरबारी चकित होता है। राजा उसे शाबाशी देकर क्या करता है बच्चों, उसे भेंट भी देता है। तो हमें यही सीखना चाहिए कि संकट के समय क्या करना चाहिए, हमें धैर्य और चतुराई से काम करना चाहिए तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब में शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ था, तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह में छाया आ गई। कोए से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाकर बैठा था। शिकारी ने सोचा कि यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गए। तो बच्चों, यह कहानी है। कहानी के माध्यम से हमें यहाँ सीख भी मिलती है कि हमें किसी को मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो किसी को सहारा देते हैं, मदद करते हैं, तो अंत में हमें भी हम ही मुसीबत में फंस जाते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या है बच्चों कि दुष्ट के शरारत स्वभाव के कारण सज्जनों का सहन करना पड़ता है। हमें बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह राजहंस के माध्यम से यह पता चलता है कि बच्चों हमें बिना सोचे समझे किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए। यह तो राजहंस जो है वो शिकारी को बचाना चाहता था
और छाया देता था। इसी समय कोई ने ऐसा किया और वह क्रोध में आकर वह उसे मारने के लिए तैयार हुआ। इसलिए हमें बिना सोचे समझे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमने अभ्यास के प्रश्नों के बारे में समझ लिया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। उसमें स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? उत्तर है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग भी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यह पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा था। प्रश्न 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ कैसे की? उत्तर है बच्चों, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। प्रश्न 3 है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? उत्तर है, तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र की विशेषता बताते हुए कहा, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। प्रश्न 4 है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे किया? उत्तर है, चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से अपने पुत्र के परिचय में कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान, एवं न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। यह चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय देते हुए कहा था। प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है यह लिखिए। पहला, यही सच्चा हीरा। तो बच्चों, यह युक्ति कौन किसे कहता है? तो यह युक्ति वृद्ध महिला तीनों औरतों से कहती है। प्रश्न 2 है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। उत्तर, यह युक्ति चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। तीसरा है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। उत्तर है, यह युक्ति पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है। चौथा है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह युक्ति तीसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। पांचवा है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। यह युक्ति दूसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। आगे है बच्चों, भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दूसरा, आज स्कूल में छुट्टी है। तीसरा है, रमेश बाग में खेलता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? वर्तमान काल कहा जाता है। बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं है, ह वाले शब्द जो आते हैं तो उससे कहा जाता है वर्तमान काल। यहाँ इस तीनों वाक्यों में बच्चों हम देखते हैं तो रेखांकित किए गए हैं। यहाँ चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है, तो स्कूल में छुट्टी है लेकिन यह क्रिया करते हैं, छुट्टी है, चलते हैं, खेलता है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही है ऐसा बोध होता है तो उसे कहा जाता है वर्तमान काल। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द रेखांकित कीजिए। बच्चों, यहाँ क्या है कि हमने पहले वर्तमान काल जो है उसे ढूंढकर बताना था। यहाँ वर्तमान काल जो है उसे हमें क्या करना है बच्चों? शब्द रेखांकित करना है। तो बच्चों, यहाँ पहला जो है
पहला बनता है बच्चों यहाँ, तो बच्चों यहाँ शब्द दिए गए हैं, शब्द ढूंढना है। पहला है मैंने उसे फूल दिया। क्या है बच्चों? वर्तमान है, मैंने उसे फूल दिया शब्द आएगा। उसके बाद दूसरा है मैं बाजार जाता हूँ। क्या आएगा? जाता हूँ। तीसरा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चों उसमें क्या आएगा? रहे हैं। चौथा है चूहे उछल कूद कर रहे थे। बच्चों चूहे उछल कूद कर रहे, वर्तमान काल है, रहे थे। पांचवा है वह विद्यालय जा रहा है, तो उसमें रहा है वो वर्तमान काल है। छठा है हम प्रयाग जाएंगे, तो प्रयाग जाएंगे वो क्या है बच्चों? वर्तमान काल है। इसी प्रकार हमें वर्तमान शब्द जो है उससे शब्द को रेखांकित करना है। आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। बच्चों यहाँ क्या करना है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई हो ऐसा बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। बच्चों क्रिया हो चुकी हो उसे भूतकाल कहा जाता है। क्रिया हो रही है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? वर्तमान काल। तो ये इस वाक्य में क्या है? रेखांकित किए गए गई, लिखा, जलाया, पिया, ये क्रिया पूरी हो गई है ऐसा बोध कराते हैं, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है भूतकाल। बच्चों यह याद रखना कि वर्तमान में क्या क्रिया हो रही है और भूतकाल में क्या बच्चों? तो क्रिया पूरी हो चुकी है, यह याद रखना। तीसरा है निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पहला है मैंने उसे फल दिए। क्या आएगा बच्चों? दिए, फल दिए। दूसरा पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। तीसरा है गांधीनगर गुजरात में है। क्या आएगा बच्चों? गुजरात में है आएगा। ये चित्र आपको कल दूंगा, तो उसमें क्या आएगा बच्चों? दूंगा। यहाँ अक्षर सुका पड़ता है। हम पहले सूरत में रहते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो बच्चों यहाँ क्या है? क्रिया हो चुकी है, उससे कहा जाता है भूतकाल। अब आगे अंत में है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अब पहला है अब्दुल कल आएगा। लड़के शाम को खेलेंगे। मीना गुड़िया खरीदेंगी। डाकिया डाक लाएगा। तो बच्चों इस वाक्य में दिया गया है, इस अनुसार उसकी परिभाषा है क्या कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता है उसे कहा जाता है भविष्य काल। बच्चों क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली अभी बाकी है उसके बारे में जो बोध होता है उसे कहा जाता है भविष्य काल। तो यहाँ आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे, लाएंगा, यह क्रिया होने वाली है ऐसा बोध होता है, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है भविष्य काल। यहाँ बच्चों है निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की जानकारी देने वाले रेखांकित शब्द को रेखांकित कीजिए। क्या है? माली बाग में से फूल चुनेगा। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? चुनेगा। दूसरा है हम हिंदी सीखते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? सीखते हैं। तीसरा है पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। तो क्या आएगा? लाएगी। आगे है मैं शिक्षक बनूंगा। तो क्या आएगा बच्चों? बनूंगा। कोमल उठी छठी कक्षा में छात्रा थी। कोमल छठी कक्षा में छात्रा थी। क्या आएगा बच्चों? छात्रा थी। अनिल कल पतंग उठाएगा। यह है मैं बस में जा रहा था। तो बच्चों यहाँ क्या है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।
वर्तमान काल में क्या है बच्चों, क्रिया हो रही है उससे कहा जाता है वर्तमान काल। भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है उससे कहा जाता है भूतकाल। और तीसरा भविष्य काल जो है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली है उससे कहा जाता है भविष्य काल। तो बच्चों इसी प्रकार हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जान सकते हैं। यहाँ बच्चों प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से काल का पता चलता हो तो उनके सामने इस काल का नाम लिखिए। पहला है, रोशनी ने कहानी सुनाई। तो बच्चों यह सुनाई यानी क्या आएगा, यहाँ भूतकाल आएगा। वो पूर्ण क्रिया हो चुकी है। दूसरा है, हम परसों घूमने जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों यह क्या बनता है, भविष्य काल है। तीसरा है, पिताजी के जूते खो गए। तो जूते खो गए, वह क्रिया पूर्ण हो गई है इसीलिए भूतकाल होता है। चौथा है, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाती हूँ यानी वर्तमान काल। पांचवा, अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है यानी वर्तमान काल। छठा, मैं किताबें खरीदूंगी यानी खरीद सकती है, नहीं भी खरीद सकती है इसलिए कहा जाता है भविष्य काल। सातवां, बेटी पढ़ लिख कर दुनिया को घूमेंगी यानी भविष्य काल है। आठवां है, हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। और नौवां है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, क्रिया हो चुकी है इसीलिए कहा जाता है भूतकाल। आगे बच्चों प्रश्न 3 जो है, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ खेलना, वर्तमान काल में लिखना मैं खेलता हूँ, भूतकाल में मैं खेलता था, भविष्य काल में मैं खेलूँगा। तो इसी उदाहरण के अनुसार क्या करना है बच्चों, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाना है। यह शब्द दिए गए हैं। पहला है पढ़ना। वर्तमान काल, लड़का पढ़ता है। भूतकाल, लड़का पढ़ता था। भविष्य काल, लड़का पढ़ेगा। दूसरा है उड़ेलना। वर्तमान काल, लड़की पानी उड़ेलती है। भूतकाल, लड़की पानी उड़ेलती थी। भविष्य काल, लड़की पानी उड़ेलेगी। इसी प्रकार तीसरा है बटोरना। वर्तमान काल है बच्चों, बच्चे आम बटोरते हैं। भूतकाल, बच्चे आम बटोरते थे। भविष्य काल, बच्चे आम बटोरोगे। चौथा है लिखना। वर्तमान काल है हम लिखते हैं। भूतकाल, हम लिखते थे। भविष्य काल, हम लिखेंगे। पांचवा है सहलाना। वर्तमान काल है पिताजी बेटे को सहलाते हैं। भूतकाल, पिताजी बेटे को सहलाते थे। भविष्य काल, पिताजी बेटे को सहलाएंगे। छठा है सराहना। वर्तमान काल जो है शिक्षक लड़के को सराहता है। भूतकाल, शिक्षक लड़के को सराहता था। भविष्य काल, शिक्षक लड़के को सराहेगा। तो इसी प्रकार बच्चों क्या करना है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का एक एक वाक्य बनाकर यहाँ इस शब्द को लिखना है। यह बच्चों हमने देख लिया कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो क्रिया चल रही है, चालू क्रिया होती है उसे कहा जाता है वर्तमान काल, और क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे कहा जाता है भूतकाल। और क्रिया होने वाली अभी क्या होता है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध हो उसे कहा जाता है भविष्य काल। इसी प्रकार हम बच्चों काल को ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों हमने सच्चा हीरा कहानी के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और सच्चा हीरा कहानी के अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के बारे में समझ लिया। तो बच्चों सच्चा हीरा कहानी का पठन करना और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो है उसे नोटबुक में लिखकर तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।